जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल अपना एजुकेशन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादप और जंतु। तो आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला है पादप यानी प्लांटिंग। कहा गया है कि इसमें जो प्राणियों को रखा गया है, इसमें जिन प्राणियों को रखा गया है वो बहुकोषीय होते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। उन्हें अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। और अब तक ऐसे 4 लाख प्रजातियों की खोज हो चुकी है, यानी पादप जगत में अब तक लगभग 4 लाख प्रजातियों की खोज हो चुकी है। अब पादप जो है इसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा है। पादप जगत को हमारे वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा है। पहला है अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स, दूसरा है पुष्पोद्भिद यानी फेनोलोगेम्स। यानी पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया, एक है पुष्पोद्भिद और एक है अपुष्पोद्भिद, यानी एक है क्रिप्टोगेम्स और एक है फेनोलोगेम्स। आगे फिर से इन्हें साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। ध्यान से सुनिएगा, पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया है, अपुष्पोद्भिद और एक पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अगेन साइंटिस्ट ने क्या किया, थैलोफाइटा को फिर से 3 भागों में बांट दिया, शैवाल, कवक और जीवाणु। यानी थैलोफाइटा जो है ये 3 टाइप के होते हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद यानी फेनोलोगेम्स। इसको वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा, एक है नग्नबीजी और एक होता है आवृतबीजी। नग्नबीजी और आवृतबीजी। फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म और आवृतबीजी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, एक है एक बीजपत्री और एक है द्विबीजपत्री, यानी मोनोकॉट, डाइकॉट। समझते हैं इसको, ये है क्या? वैज्ञानिकों ने इतना सारा बड़ा दिया, पुष्पोद्भिद ये सब जो भी है क्या है। देखिए, अपुष्पोद्भिद वैसे पौधों को कहा जाता है जिनमें पुष्प नहीं लगते, जिनमें पुष्प नहीं लगते। यानी अपुष्पोद्भिद वैसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते और पुष्पोद्भिद वैसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं। तो अब ऐसे कितने टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं? तो 3 टाइप हैं, एक थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के बारे में हमने आपको कल बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था, बस एक छोटा सा झलक था कि इसमें थैलोफाइटा में क्या होता है, इसमें संवहन तक नहीं होता है, जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है। आगे हम लोग इसको बहुत ही डेप्थ में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टेरिडोफाइटा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल चलते हैं पुष्पोद्भिद, यानी वैसे पौधे जिसपे फूल लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स आते हैं। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक नग्नबीजी और एक आवृतबीजी। नग्नबीजी मतलब जिनका बीज ढका हुआ ना हो, और आवृतबीजी मतलब जिनका बीज ढका हुआ। अब फिर से गौर कीजिए, तो आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटा गया, एक है एक बीजपत्री और एक है द्विबीजपत्री। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक बीजपत्री का मतलब होता है, आप बहुत से ऐसे फल को देखे होंगे जिसका बीज एक पूरा का पूरा होता है ना। और कुछ ऐसे भी बीज देखे होंगे जिसको काटिएगा तो 2 सिमेट्रिकल फॉर्म में बढ़ जाता है, जैसे आम का। हम लोग बचपन में आम को मतलब बीज को फाड़ते थे, उससे 2 इक्वल सिमेट्रिकल जो है 2 अलग अलग फिगर्स निकलते थे। तो जिसको जब हम काटने पे 2 इक्वल फिगर्स में बढ़ जाता था वो कहलाता था द्विबीजपत्री। और जो सिंगल होता था, पूरे का पूरे एक होता था, वो उसको कहते थे एक बीजपत्री। तो ये एक बीजपत्री का अर्थ बिल्कुल ना निकालें कि वो पत्ते से कवर रहता है, क्योंकि पत्ती दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बीज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। यदि काटने पे 2 सिमेट्रिकल फॉर्म में बढ़ जाए तो वो द्विबीजपत्री। अच्छा, अब ऐसा नहीं कहें कि जैसे मान लीजिए पूरा एक है, उसको सिमेट्रिकल इक्वली चाकू से एकदम अच्छे से काट दी तो कहें ये भी 2 सिमेट्रिकल है, तो ऐसा नहीं होता। नेचुरली उसको नेचर ने उसको एक इक्वल और सिमेट्रिकल बनाया है, ठीक है। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आप समझो। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग 1 लाइनर बिल्कुल ना समझो, और है तो 1 लाइनर नहीं, लेकिन इसे याद करना है, इसे याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बार हर एक एग्जामों में पूछा गया है।
सो इसे मैंने बस एज अ मेल उड़ाने के लिए इसे मैंने नोट डाउन किया है, जो हमें याद रखना है और एग्जाम में बहुत बार ये आया है। चलिए देखते हैं वो क्या है। जैसे एक है घटपर्णी, या इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नेपेंथिस। घटपर्णी या नेपेंथिस। ये घटपर्णी तो नाम सुने, चलिए नेपेंथिस हो सकता है नहीं सुने होंगे, और घटपर्णी तो नाम सुने। घटपर्णी को हम लोग जानते हैं, याद किए हुए कि कीटभक्षी पादप है। एक बात बताइए, क्या ये सिर्फ कीटभक्षी पादप है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये कीटभक्षी पादप नहीं होते हैं। फिर ये क्या होते हैं? ये एक ऐसे पादप है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। फिर कहिएगा कि जब ये अपना प्रकाश संश्लेषण खुद कर सकते हैं तो फिर ये कीटभक्षी कैसे हो गए? तो देखिए, ये एक ऐसा पादप होता है जो मिट्टी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। फिर से बताते हैं, ये एक ऐसा पादप है जो मिट्टी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है, कुछ कीटों को पकड़ के उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करता है, चूस लेता है। और खास करके उसमें जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं जिससे उसको नाइट्रोजन मिल सकता है, वैसे कंपाउंड्स को क्या करता है, शक कर लेता है, चूस लेता है। तो ये कीटभक्षी तो है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। एक होता है, अगला एक पॉइंट होता है अपघटक, डिकम्पोजर। देखिए नाम से लग रहा है अपघटक, यानी कुछ अपघटन करता होगा, कुछ डिकम्पोज करता होगा, किसी चीज को तोड़ता हो। यानी ये क्या करता है, अपघटक क्या करता है, ये अपना जो भोजन प्राप्त करता है सड़े गले हुए या मरे हुए चीजों पर बैठता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। उस जो सड़ा गला चीज है उसका अपघटन कर देता है और ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को साफ भी रखता है। आगे हम लोग का हमारा एक पॉइंट है मरुद्भिद ज़ेरोफाइट। अच्छा, ये क्या होता है? तो देखिए, मरुद्भिद यानी ज़ेरोफाइट वैसे प्लांट्स होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं, काफी गर्म जगह पे उगते हैं, उन्हें कहते हैं मरुद्भिद यानी ज़ेरोफाइट। वैसे भी आपको पता होगा कि मरुद्भिद मतलब वहां पे बहुत ही गर्मी होता है, तो गर्मी में तो जलेगा, ज़ेरोफाइट है, मरुद्भिद ज़ेरोफाइट। तो वैसे प्लांट्स जो रेगिस्तान में, जो बहुत ही हॉट प्लेसेस होते हैं वहां पे उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मरुद्भिद, इंग्लिश में कहते हैं उसे ज़ेरोफाइट। एग्जाम्स में इसका इंग्लिश से पूछ लेता है कि गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं, और इंग्लिश में ऑप्शन देगा ज़ेरोफाइट। तो आपको याद रखना है कि मरुद्भिद यानी ज़ेरोफाइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैक्टस है, ब्रायोफिलम है, और एक है एलॉय। हाँ, पतंजलि बाबा रामदेव जो इसका ऐड करते हैं वही एलॉय है ना। तो इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्या क्या, कैक्टस, ब्रायोफिलम, एलॉय। अच्छा, अब चूंकि ये रेगिस्तान में उगते हैं और हम लोग भली भांति जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी का बहुत ही स्कार्सिटी होता है, पानी का अभाव होता है, तो नेचर ने क्या किया है, इनमें एक ऐसा गुण दे दिया है कि ये पानी को खोज सके। पानी को कैसे खोजेंगे, कोई पैर तो है नहीं कि चल के जाएंगे, तो इनका जो जड़ होता है नहीं, बहुत ही लंबा तक जा सकता है, बहुत ही लंबा ग्रो कर सकता है। एक प्लांट का मैं आपको नाम बताता हूं, उसका नाम है फ्रिएटोफाइट्स। फ्रिएटोफाइट्स, उस प्लांट का नाम है फ्रिएटोफाइट्स। ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जड़ 20 से 30 मीटर तक लंबी हो सकती है, और ये आसानी से प्लांट्स ये क्या करते हैं, पानी को खोज लेते हैं। अच्छा, अब ये जो पौधे होते हैं रेगिस्तान में उगते हैं, तो वहां क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन भी बहुत ज्यादा होगा प्लांट से। तो नेचर क्या करता है, इनके जो पत्ती होते हैं ना, सपोज ये पत्ती, इसके ऊपर एक और मोटी परत होती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल या उपचर्म कहते हैं। ये उपचर्म क्या करता है, वाटर लॉस को कम करता है, ताकि मिनिमम से मिनिमम वाटर लॉस हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि पत्ते क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। उनके स्टोमाटा से क्या होता है, पानी का बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकलते रहता है। तो नेचर ने क्या किया है, इनके पत्ते के ऊपर एक उपचर्म, जिसे क्यूटिकल कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है, जिससे इसका वाटर लॉस बहुत ही कम हो जाता है। अच्छा, और अगला पॉइंट देखते हैं। आप लोग जो कैक्टस का प्लांट देखे हो, तो हम लोग जो कैक्टस का प्लांट देखे हैं उसमें कुछ कांटे निकले हुए। अच्छा, क्या वो कांटे हैं? नहीं, वो कांटे नहीं, वो एक्चुअली उस कैक्टस का पत्ता है, लीफ है, वो कांटा नहीं है, वो लीफ है, पत्ता है। अच्छा, फिर वो जो पत्ते जैसे दिखाई देता है वो क्या है, वो तना है।
यानी कैक्टस का जो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो तना है, जबकि जो कांटे जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो लीफ है, वो पत्ता है। आगे कहकर एक और पॉइंट हम देखते हैं। ये हम लोग फ्रिएटोफाइट्स देख लिए, ये नाम याद रखिएगा फ्रिएटोफाइट्स। इसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, ये मरुस्थल में पाए जाने वाला पादप है। अब कुछ पादप क्या होते हैं, जलोदभिद होते हैं, यानी हाइड्रोफाइट्स होते हैं। अब जलोदभिद मतलब क्या है, तो जलोदभिद जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ जल है, यानी वैसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं, जहां पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, पानी में उगते हैं, उन्हें कहते हैं जलोदभिद यानी हाइड्रोफाइट्स। देखिए ये नाम इंग्लिश में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका इंग्लिश नाम याद करना बहुत ही जरूरी है। अब होता क्या है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो जलोदभिद पौधे होते हैं, इनकी कोशिकाएं के अंदर अंतर कोशिकीय स्थान काफी बड़ा बड़ा होता है। यानी ये यदि कोशिका है तो इसके अंदर का जो अंतर कोशिकीय स्थान है, यानी कोशिका का अंदर का जो स्थान है, खाली स्थान काफी ज्यादा होता है। क्यों होता है, तो उस खाली जगह पे एयर्स भरे होते हैं, हवा भरा होता है। अच्छा, हवा क्यों भरा होता है, तो हवा इसलिए भरा होता है ताकि वो आसानी से पानी में फ्लोट कर सके, तैर सके, इसलिए उसका अंतर कोशिकीय स्थान बड़ा होता है। देखिए नेचर ने जितने भी जीव हैं उन सबको जो बनाया है काफी सोच समझ के बनाया है। आगे चलते हैं हम लोग, लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट्स। लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट्स, यानी वैसे प्लांट्स जो काफी नमकीन पानी में उगते हैं, उन्हें लवणोद्भिद कहते हैं। एक और पॉइंट है अपना अधिपादप। अधिपादप यानी एपीफाइट्स। तो वैसे प्लांट्स जो यांत्रिक सहारा के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि आप देखें कद्दू का, ऑर्किड का प्लांट, ये क्या करता है, इनके स्टेम्स काफी कमजोर होते हैं, तो इन्हें सहारा के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे चीज का सहारा लेके ग्रो करते हैं। ये जो अधिपादप है, ये जो हेलोफाइट्स हैं, ये इससे आप लोग बिल्कुल ये मतलब ना निकालें कि ये खाने के लिए तो किसी दूसरे पादप पे जाता है, ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, बस यांत्रिक सहारा के लिए ये दूसरे पे निर्भर करते हैं, क्योंकि इनकी जो तना होती है वो काफी कमजोर होती है। और आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो उसका पुष्प होता है। क्यों, और कोई क्यों नहीं होता, देखिए पुष्प में क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, और यही एक ऐसा है जो पुष्प की मतलब जो रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को काफी बढ़ा सकता है। इसलिए एक पादप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो उसका फ्लावर पार्ट होता है, उसका पुष्प होता है। और आप जानते हैं लौंग जो मिलती है, लौंग पुष्प की कलियां से मिलती है ना। और ऐसा माना जाता है कि लौंग का जो आविष्कार हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ। आगे की ओर चलते हैं, अपना आगे का टॉपिक है, देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है केसर। केसर जो हम लोग को प्राप्त होता है ये पुष्प के वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। केसर पुष्प के वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। कुनैन जो होता है, जो मलेरिया के उपचार में भी यूज होता है, ये सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, कुनैन का जो यूज होता है ये मलेरिया के माने में यूज किया था कुनैन का उपयोग, और ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी चीज हैं जिनमें कुछ रंग होता है। जैसे हम लोग देखते हैं गाजर हल्का नारंगी रंग का होता है, तो वो उसका जो रंग नारंगी होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। यानी गाजर का रंग जो नारंगी होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा टमाटर का रंग लाल जो होता है वो उसमें उपस्थित लाइकोपेन के कारण होता है। यानी टमाटर का जो रंग होता है लाल वो कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल जो होता है वो लाइकोपेन के कारण होता है, और चुकंदर का जो रंग लाल होता है वो उसमें उपस्थित बीटानिन के कारण होता है। यानी चुकंदर में बीटानिन होता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। गाजर में कैरोटीन होता है जिसके कारण उसका रंग नारंगी होता है। चुकंदर का रंग जो लाल होता है वो बीटानिन के कारण होता है। पपीता का जो रंग पीला होता है वो कैरिकाजेंथीन के कारण होता है। तो किसका नाम है, तो पपीता का जो रंग पीला होता है वो कैरिकाजेंथीन के कारण होता है। हल्दी का रंग पीला उसमें उपस्थित जेंथोफिल के कारण होता है। अफीम इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपावर सोमेनिफेरम। पेपावर सोमेनिफेरम।
वैसे भी अफीम का यूज करते हैं तो बहुत सारा फेरा है, सोमेनिफेरम, पेपावर, सोमेनिफेरम। अच्छा, अभी जो अफीम का पेड़ है इससे बहुत सारी औषधियां प्राप्त की जाती हैं, जैसे पेपावेरिन, कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम, है ना? और ये जो मॉर्फिन जो प्राप्त करते हैं ये अपरिपक्व फल से, जब यानी जो अफीम का जो फल होता है जब वो अपरिपक्व होता है तभी उसे तोड़ के उससे मॉर्फिन बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं लहसुन और प्याज में एक अजब सा गंध होता है, तो उसका जो गंध होता है उसमें उपस्थित सल्फर के यौगिक के कारण ऐसा होता है। यानी जब भी प्याज लहसुन में से अजीब सा गंध होता है वो सल्फर के कंपाउंड के कारण होता है। अच्छा, और जब प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू चलने लगता है ना? तो उससे क्या होता है, यौगिक निकलता है, कंपाउंड निकलता है, उस कंपाउंड का नाम है सल्फोनिक एसिड। यानी जब हम प्याज काटते हैं तो उससे सल्फोनिक एसिड निकलता है, जिससे हमारी आंखों पे जब लगता है तो हमारी आंखों से आंसू निकलने लगता है। अगला जो है हमारा पॉइंट हुआ है जंतु जगत। तो जंतु जगत में उन सभी जीवों को बांटा गया है जो कशेरुकी है या अकशेरुकी। तो इसमें जो है सारे कशेरुकी और अकशेरुकी जीव को रखा गया है। इसको हम लोग बहुत ही आगे आगे की ओर पढ़ेंगे, फिलहाल बस ऐसे ही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं। जैसे जुगनू में जो चमक होती है वो उसमें एक कंपाउंड होता है, एक एंजाइम होता है, उसका नाम है ल्यूसीफेरस। तो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण जुगनू जो है रात में चमकती है। यदि उसे ल्यूसीफेरस एंजाइम निकाल दिया जाए तो जुगनू चमकना बंद कर देगी। तो जुगनू में जो चमक होती है ल्यूसीफेरस के कारण होती है। अच्छा, ये मच्छर जो डंक मारता है, ये मच्छर एक मेल कैटेगरी होती है और एक फीमेल मच्छर होती है। देखिए, फीमेल कैटेगरी का जो डंक ऐसे बनाया हुआ होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्तनधारी के मतलब स्किन पे डंक मारेगा और उससे खून चूस सके। यानी जो फीमेल कैटेगरी की जो मच्छरनी होती है उसका डंक ही इस तरह से बना होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रक्त चूस सकती है। और मेल कैटेगरी का जो मच्छर होता है उसका डंक ही इस तरह से बना होता है कि वो फल का रस चूस सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मच्छर हमें काटता है वो एक्चुअल में फीमेल मच्छर है और जो मच्छर पुष्प पे बैठा, फूलों पे बैठा दिखाई देता है आपको, वो मेल मच्छर है। आपको पता होगा रेशम की जो है वो शहतूत के पत्ते पे पनपते हैं, है ना? ये तो आपको पता ही होगा। और एक और चीज आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये जो जीव होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं समतापी जंतु और एक होते हैं असमतापी जंतु, है ना? समतापी जंतु का मतलब होता है जिसका ब्लड का टेम्परेचर फिक्स हो, जो बदले नहीं, जैसे हम लोग का टेम्परेचर, है ना? हम लोग के शरीर का तापमान क्या होता है, फिक्स होता है। बकरी के शरीर का टेम्परेचर भी क्या फिक्स होता है। कबूतर के का मतलब जो जिसके शरीर का तापमान फिक्स होता है उसे कहते हैं समतापी जंतु। इसमें आते हैं जैसे आपका पक्षी आता है और स्तनधारी आता है। तो समतापी जंतु में कौन कौन आते हैं, एक पक्षी आता है और एक स्तनधारी आते हैं। अच्छा, असमतापी जो जंतु होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। यानी असमतापी को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसमें मछली, उभयचर, सरीसृप ये सब आते हैं। इनका जो शरीर का तापमान होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, असमतापी या फिर विषमतापी जंतु बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। और एक और लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, एकिडना और प्लेटिपस जो है, एकिडना और प्लेटिपस ये ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडा देते हैं। कौन कौन, एकिडना और प्लेटिपस, ये ऐसे स्तनधारी हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल कराना चाहूंगा आपको कि केसर जो होता है वर्तिका और वर्तिकाल से प्राप्त होता है, कोरैन सिलिकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, गाजर का रंग जो लाल होता है वो कैरोटीन के कारण, टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण, चुकंदर का रंग होता है विटामिन के कारण, पपीता का रंग जो होता है कैरिका जंथीन के कारण, हल्दी का रंग जंतुफिल के कारण होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपावर सोमेनिफेरम है और इससे पेपावेरिन, कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम ये सब प्राप्त किया जाता है। और ये मॉर्फिन जो है ये और अपरिपक्व फल से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद लहसुन और प्याज में जो गंध होती है वो सल्फर के यौगिक के कारण होती है और प्याज के काटने से जो आंसू हमारे आंख में आती है वो उसमें उपस्थित सल्फोनिक एसिड के कारण ऐसा होता है। अगला है हमारा जंतु जगत, जो हमारा आज का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था, पांचवा जगत। इसमें कशेरुकी और अकशेरुकी सारे जीवों को रखा गया है ना। जुगनू में जो चमक होती है वो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। जुगनू चमकते हैं वो उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ल्यूसीफेरस। मच्छर के डंक के बारे में आपको पता है कि जो फीमेल मच्छर होती है उसका डंक खून चूसने के लिए ही बना होता है, उसी अकॉर्डिंग उसका डिजाइन किया होता है। और जो मेल कैटेगरी के मच्छर होते हैं उनका जो डंक होता है ये
फूल के रस, जो फ्लावर्स के रस होते हैं, जिसे नेक्टर कहते हैं, वो चूसने के लिए बना होता है। अगला है समतापी जंतु और विषमतापी जंतु या असमतापी जंतु। समतापी मतलब जिसके शरीर का तापमान फिक्स हो, जो बदले नहीं, और विषमतापी यानी इसी को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, इसके शरीर का तापमान अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होते रहता है। अगला है, एक है अपना लास्ट टॉपिक, एकिडना और प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस एक ऐसे जंतु हैं, एक ऐसे जीव हैं जो एक ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में एक नया टॉपिक जो होगा हमारा कोशिका। और अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो काफी बेहतर वे में स्टार्ट होगा। ये अभी तक बस एक ऐसा कैसे ट्रेलर था, जो भी था। हमारा अब असली टॉपिक स्टार्ट होगा जो हम लोग अगली क्लास से देखेंगे, कोशिका। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले